हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नीट सैटरडे सवाल एपिसोड। तो जिसमें कि मैं आपके नीट रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप यहाँ नए हैं और मुझे नहीं जानते तो मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पे स्टडी रिलेटेड चीज़ें करती हूँ। नीट एस्पिरेंट को थोड़े बहुत अपना एक्सपीरियंस से गाइड करती हूँ और ब्लॉग्स बनाती हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, स्टडी ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो अगर आपको पसंद है ये सब कुछ देखना और अगर आपको लगता है कि मैं आपके नीट के जर्नी में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो डेफिनेटली कर लेना, ओके? कुछ नहीं लगता है ना, कर लेना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सवाल है गरिमा का। हे, आई एम स्कोरिंग 581, प्लीज़ हेल्प आउट, व्हाट टू डू नाउ, माय फिजिक्स वाज लाइक काउंसलर की नीड है वगैरह। ओके, तो इफ़ यू मतलब अगर आपको 581 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए एंड क्या पता आपको सिलेक्शन हो जाए। मुझे लगता है शायद हो जाएगा, होपफुली। डिपेंड करता है आपके स्टेट एंड कट ऑफ पे, बट 581 इज़ अ गुड मार्क्स। तो ज़रूर आप जाइए। और फिजिक्स तो क्या ही कह सकते हैं, सबका ही बुरा रहता है, बट आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। प्लीज़ काउंसलिंग में जाना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर सीट मिल जाएगा। और इसी सवाल के नीचे मतलब उसका ये है कि ड्रॉप लूँ या नहीं। तो ड्रॉप लेने का मत सोचो, तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया हुआ है, प्लीज़ काउंसलिंग कराओ, मिल जाएगा तुम्हें सीट। फिर उसी में एक लड़की है अंजलि राणा, जिसने कहा है कि मेरा स्कोर 634 है, स्टिल टेकिंग ड्रॉप। तो क्यों, और फिर उसने रीज़न बताया है कि उसको आई थिंक क्या है, FMMC या कोई कॉलेज उसने बताया है, AFMC सॉरी। तो उसमें उसको जाना है जिसकी वजह से वो शायद ड्रॉप ले रही है। तो यार मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर तुम्हें ऐसा ही करना तो प्लीज़ कॉलेज ले लो इस साल। और अगर नहीं मिलता है तुम्हें तब मतलब ऑब्वियसली तुमको मिलेगा ना तुम्हारे मार्क्स पे, तो कॉलेज जाओ और फिर से प्रिपेयर करके ज़्यादा मार्क्स लाके उसमें चले जाना। बट प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो कि इतना अच्छा मार्क्स आके प्लीज़ मत छोड़ना सीट, मेरे हिसाब से, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता ना ऐसा चांस। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ सीट मत छोड़िए, कॉलेज ले लीजिए। और फिर जब आपको लगे कि नहीं मुझे उसी में जाना है तो देन अगले साल दे देना फिर से पढ़ के। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से MBBS आप किसी भी कॉलेज से करते तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फ़र्क आपको MSMD वाला कॉलेज से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो लिखते हैं लोग अपने, यहाँ पे लिखता है ना अपना हॉस्पिटल के आगे डॉक्टर दिस एंड दिस फ्रॉम देयर हियर एंड देयर, तो वहाँ लिखा जाता है ये। तो और MBBS का सेम ही है, हर जगह लगभग सेम होता है। और आपको जितने मार्क्स आए थे आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो प्लीज़ मत छोड़ना। एक सवाल है मिस्टर रहमान, उसका है हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। पढ़ के बेटा, पढ़ के। और कोई मतलब क्या लगता है कि मैं क्या बता सकती हूँ कि ये टैबलेट खाओ उसके बाद 180 पाओ, ऐसा कुछ होता है क्या? पढ़िए अच्छे से, जो चीज़ डाउट है उसको सॉल्व कीजिए। मैं पढ़ने के लिए तो मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ, चैलेंजेस लेके आ रही हूँ, तो वो सब फॉलो कीजिए, टिप्स दे रही हूँ हर रोज़, वो सब फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और ये जो सवाल है ना, ये अगर इसके आंसर करूँ मैं तो इसका कोई आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं कि कैसे। ऑब्वियसली NCERT पढ़ना है, क्लास करने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, डाउट सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, ऐसे ही इंप्रूव होगा और इस तरह से मार्क्स आता है। तो यही एक प्रोसेस है। और बाकी इस चीज़ के लिए अगर लगेगा मुझे तो डिटेल में बना दूँगी। सो एक और सवाल है, दी हाउ टू मैनेज टाइम आफ्टर लेक्चर्स। जो भी प्रीवियस लेक्चर बिफोर 10-12 डेज पढ़ा है, लगता है कि सब भूल चुका हूँ, पहला सवाल है। तो मैंने बोला हुआ है कि रिवीजन कीजिए आप हर रोज़ का, ठीक है? मैंने ये बोला हुआ है, पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ अब तो मैं, कि आज जो पढ़ा उसका आज ही रिवाइज़ कर लेना है रात को। फिर इस वीक जो पढ़ा है वो इस वीक का संडे को रिवाइज़ करना है। जो आज पढ़ा है वो आज रिवाइज़ किया रात को, अगले दिन नया स्टडी स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा पलट के देखा। इस तरह से रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करना है और रिपीटेटिवली रिवाइज़ करना है। तब ये ऐसा कुछ भूल चुका हूँ वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होता। लेकिन अभी से अगर आपका बैकलॉग टाइप का चीज़ हो गया या फिर आप भूल गए हो तो फिर रोज़ 1-2 घंटे वक्त निकालिए आपके डेली स्टडी आवर्स से और उसमें दीजिए और उसको वापस से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करेंगे तो इस तरह से सारा कुछ भूलते ही जाएंगे। तो ये कर सकते हैं आप। क्या NCERT इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए? येस, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक कैसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत बिखरी हुई चीज़ें, लेकिन जब एक बार आप नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, तो लेकिन एक बार NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो रिएक्शन वाले या फिर नेम रिएक्शंस और ये सब, वो थोड़ा कर लेना रहता है, इंटेक्स क्वेश्चन कर लेने होते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होता है। दी आपने बोला था रोज़ 500 क्वेश्चन लगाने, बट मैं सिर्फ क्लास के क्वेश्चन प्लस DPP डेली करता हूँ, प्लीज़ इतना सफिशिएंट है क्या? क्योंकि कोई बुक सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ, तो DPP और जो क्लास के क्वेश्चन है वो भी अगर आप कर रहे हैं तो इनफ है। मैंने 50 क्वेश्चन इसलिए कहा था ताकि आप रोज़ एक टेस्ट टाइप का, जो फिजिक्स में 50 सवाल आने हैं ना नीट के अंदर, तो उस हिसाब से रोज़ का प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। अगर आपको नहीं है तो देन इट्स ओके, आपका
आपका, डीपीपी आपका, हाँ तो हो तो जाएगा। डीपी में कुछ है तो 25-20 सवाल तो रहते होंगे, और क्लास के अंदर भी सर लोग कुछ इतने सवाल तो कराते ही होंगे ना, तो उसी को क्लास का जो सवाल किया है उसको वापस से सॉल्व करना है, डीपीपी इसका कर लेना है, तो उतना भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा कर रहा है तो देन 50 क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मुझे लगता है ये हेल्प करता है लोगों को। कोई और बुक करने का टाइम नहीं मिलता है तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, डीपीपी से इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है। कंसिस्टेंट कैसे रहें ये सारा चीज़ भी मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, तो वही है, आपको टू डू लिस्ट बनाना है, आराम से टाइमर लगाना है, रोज़ का रोज़ प्लान करना है, माइंड में एक सेट होना चाहिए कि हमें नीट क्रैक करना है करना है करना है, बस इसके अलावा कुछ मत सोचिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरा मार्क्स अकॉर्डिंग टू एनटीए आंसर की, यार मैंने बोला है ना मैं रिजल्ट के बाद बताऊँगी, 10 बार एक चीज़ पूछ कर क्या फ़ायदा, जब मुझे बताना होगा तभी मैं बताऊँगी ना। तो ये भी सवाल आ रखा था, मैंने कहा क्लियर कर दूँ, और मैंने बोल दिया है मेरा एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, रिलैक्स चिल, नहीं हो रहा मेरा, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लो। और मेरे जितने मार्क्स आएंगे, जिस कॉलेज जाऊंगी, चाहे मैं प्राइवेट जाऊँ गवर्नमेंट जाऊँ, वो सारा कुछ बताऊंगी यार, तो रिलैक्स करो, बताऊंगी, टेंशन मत लो। सवाल आया है कि दी मुझे BA MS करना है तो मैं कैसे पढूँ, और क्या मुझे 500 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नीट 2022 के एस्पिरेंट है मेरे हिसाब से, और वो मुझसे ये पूछ रही है कि मुझे BA MS करना है तो मुझे 500 मार्क्स कैसे लाना होगा, क्या सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़ के हो जाएगा, क्या मैं फिजिक्स पूरा छोड़ दूँ, इस तरह से उसका सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब सोच ही लिया है ड्रॉप लेने का तो फिर इतने कम मार्क्स की टारगेट क्यों रखना, टारगेट बड़ा रखिए ना। क्या लगता है आपको कि आप पूरा फिजिक्स छोड़ के आ जाएंगे, आपको 500 मार्क्स आ जाएंगे क्या, ऐसा ये क्या थिंकिंग है यार। जब ड्रॉप ले रहे हो पूरा हिम्मत के साथ ड्रॉप लेंगे, अब जो होगा होगा, ऐसा थॉट के साथ, और आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, और आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा फिजिक्स छोड़ दें, नहीं छोड़ना है आपको फिजिक्स। और ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 500 मार्क्स पे आपको BA MS मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, हर साल कुछ अलग सिनेरियो होता है। सो इतना प्रेडिक्टेबल मत बनो, मार्क्स के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे, हार्डवर्क पे कंसंट्रेट करो कि कितना हार्डवर्क करना है, क्या करना है, कैसे इंप्रूव करना है, किसे पढ़ूँ, ये सब आपने पूछा हुआ है। तो देखो बायोलॉजी में NCERT पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरे डेप्थ में घुस के पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग लगाने से काम नहीं होगा, रटने से काम नहीं होगा, समझ के पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे, याद करना होगा हर एक लाइन, हर एक चीज़। तो ये बायो का हो गया आपका। और अगर आप एकदम फ्रेशर हो या फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से, और उसको फॉलो कीजिए। पूरे जर्नी के दौरान आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट, एक ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग आपको एक तरीके से आपको एक शेड्यूल में बांध के रखता है, जो शेड्यूल रिक्वायर्ड होती है नीट के प्रिपरेशन के दौरान। अगर सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो बहुत लोगों से सेल्फ स्टडी खुद से मैनेज नहीं हो पाता है, जो कि एक प्रॉब्लम होती है, तो वो कीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक NCERT ही इंपॉर्टेंट है। बाहर से भी आएंगे सवाल, ऐसा नहीं कि एकदम बस NCERT, बाहर से इन द सेंस क्या, कंसेप्ट वही है, सवाल कुछ अलग बन सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स होना चाहिए अच्छे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बुक, तो देखो मैंने तो सिर्फ एलन का मॉड्यूल्स ही किया था, तो आप आराम से एलन का मॉड्यूल्स कहीं से परचेज कर सकते हो, ठीक है। वो क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ ना मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि उसमें सारा कुछ है जितना मटेरियल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है यार, क्वेश्चन के मामले में एटलीस्ट। एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं तो आप कोई अच्छी बुक जो है, अच्छे राइटर की बुक है, वो उससे भी लेके सॉल्व कर सकते। जैसे कि किसी ने फिजिक्स में पूछा कि दीदी TC पांडे कर लो, क्या, मैंने कहा हाँ कर लो, क्योंकि बेस्ट बुक है, मेरी फ्रेंड लोग करती थी तो वो लोग बोलती थी अच्छा बुक है, तो मैंने सजेस्ट कर दिया। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट कुछ में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको DPP या कुछ तो मिलेगा ही ना, वो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल इज जस्ट लाइक केमिस्ट्री ओनली, फिजिक्स ओनली, फिजिक्स की तरह ही है, वो भी सॉल्व करना होगा, आपको समझना होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा सॉल्व कर पाइएगा। तो इस तरह से मैं आपको सारा कुछ तो बता चुकी हूँ। और फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स स्टाफ सबको पता है, सबको लगता भी है, लेकिन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि नीट में बिना फिजिक्स का तो नहीं हो रहा ना, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि एक पूरा, अब इस टाइम में वो भी जब इतना ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन है, अब तो सोच ही नहीं सकते ना कि एक पूरा का पूरा छोड़ देंगे। और इसकी क्या गारंटी है कि आपको बायोलॉजी में पूरे मार्क्स आएंगे, केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर तो प्रेडिक्टेबल नहीं है ना, क्या पता उसमें कुछ बाहर से आ जाए, इसमें कुछ टफ आ जाए। तो इस तरह से मत कीजिए, तीनों सब्जेक्ट को पढ़िए। अब जब कर लिया है ना फैसला कि ड्रॉप लेना है भैया, चाहे आपको BA MS ही करने का आपका ड्रीम हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थिंकिंग बड़ा रखिए, ज़्यादा मार्क्स लाने का एम रखेंगे, 500 का एम रखोगे तो 300 आएगा, मैं बता रही हूँ। एम रखिए बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसके आसपास आ जाएगा मार्क्स। तो इस तरह से कीजिए। और प्लीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने अभी 10 आवर स्टडी चैलेंज वाला जो करवा रही हूँ मैं तो देखो जिस फर्स्ट डे बहुत सारे लोगों ने देखा वीडियो और एक्सेप्टेड, कुछ लोग अभी भी चल रहे हैं साथ, लेकिन कुछ लोग ही चल रहे हैं, समझ रहे हो, इतनी भीड़ है यहाँ पे, उस भीड़ में
एक दो दिन ही लोग आगे बढ़े, फिर कहा कि नहीं हो पाएगा या जो भी, फिर एक्टिव भी नहीं है लोग। तो इस तरह से रेस में लोग पीछे होते ही जाएंगे। लेकिन आपको जहाँ से स्टार्ट करते हो एंड तक पहुँचना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए। बिना कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, मतलब नॉर्मल बोर्ड एग्जाम भी क्रैक नहीं हो सकता यार। सो इट्स बेटर कि कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, मेरा ये कहना है। तो इस हिसाब से प्लीज़ अपना माइंडसेट बदलो और इस तरह से फॉलो करो। अच्छे टीचर से पढ़ो और अच्छी नॉलेज को रिटेन करने की कोशिश करो। ज़्यादा कचरा मत भरो अपने माइंड में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीट तुम्हारे लिए सब कुछ है अभी, लेकिन सब कुछ सिर्फ नीट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए। और बहुत कुछ है लाइफ में, आराम से चिल होकर पढ़िए, स्ट्रेस मत कीजिए ज़्यादा, जितना हो पा रहा है उतना कीजिए। आप अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा होगा, उसको छोड़ देना है। अभी मार्क्स और रैंक ये सब अभी से मत सोचो, अभी स्टार्ट किया है ना प्रिपरेशन, अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन आपको एकदम कांस्टेंट रहना ही है। न्यूट्रल रहिए, ना एसिडिक बनिए ना बेसिक बनिए, एकदम न्यूट्रल चलते रहिए इस पूरे दौरान, बहुत अच्छा कर पाओगे। और इस तरह से करोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और प्लीज़ जो ड्रॉपर्स है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये सब जो कह रहे हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर तुमको मन नहीं कर रहा तो फिर क्यों 1 साल बर्बाद कर रहे हो अपना अपने पेरेंट्स का, सबका। कहाँ से लाओगे ये 1 साल? जो बर्बाद कर दोगे तो वापस मिलेगा क्या कभी? इट्स बेटर कि किसी और चीज़ में लगा लो। फिर अगर नहीं है मन पढ़ने का, कई लोगों को मैसेज आया दी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया है। तो यार प्लीज़ समझो इस बात को कि तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई है तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स की भी एनर्जी बची हुई है? बची हुई है। अगर तुम्हारी ख़त्म हो गई तो उनकी कैसे बची रहेगी? तुम में एनर्जी थी तभी तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ड्रॉप कर लो, फिर अब क्यों धोखा दे रहे हो? तुम पहले ही बोल देते कि नहीं करना मुझे। और प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान से समझो। मोटिवेशन चाहिए होता है हर एक चीज़ के लिए लाइफ में, और तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए नीट। तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे तुमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बात की बात है, लेकिन तुम में ये जुनून ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी अगर तुमको लगे ना ये जो फालतू के, तुम यूट्यूब में बहुत से लोग हैं यार, बहुत से लोग हैं, तुमको बहुत ज्ञान बांटेंगे और ऐसे ऐसे ज्ञान बांटेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे, एकदम शुगर कोटेड बातें करेंगे तुमसे अच्छी अच्छी, और लगेगा कि हाँ बस यही है जो है। मोटिवेशन चाहिए, अपने पापा से जाके पूछिए कि रोज़ जो वो काम करने के लिए जाते हैं उस चीज़ में उनको क्या मोटिवेशन है, रोज़ काम करने में जाने के लिए। किसी को काम करना पसंद है दुनिया में? उनको मोटिवेशन इस बात का है कि अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो 30 दिन के बाद जो सैलरी आएगी वो कैसे आएगी, और अगर वो सैलरी नहीं आएगी तो उनका घर कैसे चलेगा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे घर के सारे खर्चे कैसे चलेंगे। ये मोटिवेशन है। इस तरह से तुम्हारा मोटिवेशन है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नीट कैसे क्रैक होगा, और क्रैक नहीं होगा तो फिर बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे रीज़न तुमको मैं देती रहूँगी, उसका कोई खत्म ही नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, बट फॉर नाउ 1 साल के लिए तुम्हारे लाइफ में सिर्फ नीट है, सिर्फ और सिर्फ नीट। कोई दूसरा आइडिया नहीं, कोई दूसरा माइंडसेट नहीं, सिर्फ नीट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं। ठीक है, तुम में मोटिवेशन खत्म हो रहा है तो जाके अपने पेरेंट्स से कहो कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम जॉब नहीं ले सकते, मेरे अंदर अब कोई जुनून नहीं बची इस चीज़ के लिए, फालतू में मैं आपके पैसे और वक्त दोनों ही बर्बाद कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। इस चीज़ का गट्स रखो और जाके बात करो अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो। और अगर तुमसे हो रहा है ना तो तुमको करना ही होगा, और तुमको कोई आके नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ लो। बच्चे तो नहीं होना यार, लोग कितने बार कहेंगे तुमको कि पढ़ लो। तुम्हारे खुद के माइंड में होना चाहिए कि अब मेरा नीट का एग्ज़ाम है, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मुझे अब पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही होगा, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। तुम्हारे पास कितने भी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारे, मैं जानती हूँ। मैं और तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है, सेम ही तो एज में है ना हम लोग ऑलमोस्ट। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे शायद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं, फ्रेंडशिप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई पर्सनल अपनी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है जो शायद तुम अपने पेरेंट्स के साथ बात ना कर पाओ, या मतलब हो सकता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो उनके साथ शेयर करने में। तो मैं हूँ ना यहाँ पे, कहो ना, शेयर करो ना मेरे साथ, तो मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। लेकिन हार मत मानो, इस तरह से एकदम बैठ मत जाओ। कहने का मतलब, अगर तुम रोज़ 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि तुम एक छोटा छोटा कदम बढ़ा रहे हो, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इस बात को समझो और प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखो पूरी जर्नी में। बाकी मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना, मेरे साथ अभी कितना कुछ हो रहा है मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, फिर भी मैं तुम लोग के साथ हूँ। मैं कितने अंदर से टूटी हुई हूँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैं तुम लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ के आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत है यहाँ पे जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, शायद मैं उनको हेल्प कर सकूँ। तो कुछ भी हो तो मैं हूँ। बाकी अगर तुमको लगता है कि करना ही नहीं है तो जाके क्लियर कर दो और इस कहानी को यहीं फुल स्टॉप लगाओ। ये फालतू का ऐसे वक्त बर्बाद मत करो, ना अपना ना अपने पेरेंट्स का, प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। तो बस यही बोलना था। अगर कुछ गलती से बोल दिया है, बुरा लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह मैंने समझाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति का। दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, so how do I start back again for chemistry from zero and physics? Also all the best for your new, okay, so ठीक है, थैंक यू।
आपने कहा कि फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो आप, ठीक है फाइन। कैसे स्टार्ट करना है? ज़ीरो से। देखिए, ज़ीरो से मतलब होता है बेसिक से स्टार्ट करना। तो अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा है कि प्लीज़ जो बेसिक मैथ्स है, वेक्टर है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रीज है, प्लीज़ इस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। थोड़ा वक्त लगाइए, ठीक है, 10 डेज़ 15 डेज़, ठीक है, जितना वक्त लगे, लेकिन उसमें पूरा अच्छा कर लेना। उसके बाद जब फिज़िक्स स्टार्ट करोगे, कंसेप्ट्स हर चैप्टर के जो आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन जो बेसिक मैथ्स होता है ना, वो कई बार मैं अपने केस के बारे में बात करूँ तो वही बेसिक मैथ्स अच्छी कभी हो ही नहीं पाई मेरी ढंग से, जिस वजह से ना मुझे आता हुआ सवाल भी मैंने नो कह सकते हो कि गलत हो जाता है या गलत किया है मैंने। तो फिज़िक्स को इस तरह से करना है। और आई होप अगर आप फर्स्ट टॉप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह शायद आपने ज्वाइन किया होगा, उससे अच्छे से फॉलो कीजिए और डीपीपी इस वक्त पे सॉल्व कीजिए। रोज़ का रोज़ काम अगर आप करोगे कभी बैकलॉग नहीं होगा, रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करोगे तो कभी बैकलॉग नहीं होगा, मैंने बोला हुआ है। सो इस तरह से ना कभी भी कल कर लेंगे वाला काम मत करना, आज कर लेंगे, अभी कर लेंगे, इस बात पे भरोसा रखना। और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने बता ही दिया है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। इसके बाद आपको फिजिकल और फिजिक्स की जैसी ही है उसको उसी तरह से डील करना है। और जैसा कि ये आपका सवाल है, ये थोड़ा सा कह सकते हो लेंदी है, इसको मैं एकदम डिटेल में मैं कई लोगों का ऐसा सवाल आ गया है, मैं एक सोच रही हूँ कि डिटेल में इस रिलेटेड वीडियो बता दूंगी, तो डोंट वेरी। बट बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ भी स्टार्ट करना होगा तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होगा। और नोट्स बनाओ ज़रूर, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ते हो तो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नोट्स कभी भी मत छोड़ना। सो फिर नेक्स्ट सवाल है सलमा बालो का। तो उसने पूछा है कि डू यू थिंक BDS इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज पीपल आर टेलिंग देयर इज़ नो स्कोप नाउ डेज इन इंडिया एंड नाउ आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू चूज़। सो क्योंकि शायद मैं भी यही चूज़ करने वाली हूँ और मैंने बहुत पता किया, मैंने बहुत देखा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, जब भी जॉब वैकेंसीज निकलती है तो MBBS BDS और सारे जो आपके हैं BAMS BHMS जब भी निकलता है तो उनका जो सैलरी होता है वो सेम होता है। पहली चीज़, स्कोप की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली अगर आप एकदम रूरल एरिया में चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम स्कोप कह सकते हैं। लेकिन आप अच्छे शहर में अगर आप जॉब करने जाते हैं, क्योंकि लोग बड़े शहर में जो लोग होते हैं वो ये सब के बारे में अवेयर होते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होती है तो वो ऑब्वियसली डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं, है ना। और जहाँ तक की बात ये है, आपको सिर्फ डेंटिस्ट को पता नहीं क्यों लोग इस तरह से देखते हैं, मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शायद नॉलेज ही नहीं है लोगों को, या फिर मैं या आप सिर्फ लोगों के सुनी सुनाई बातों पे ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं इस कोर्स को लेकर के और फिर सोचते हैं कि ये काम की नहीं है। कितना टफ कोर्स है ये, किसी BDS स्टूडेंट को जाके पूछिए कितना हैंड वर्क होता है, कितना सर्जरी वगैरह होता है, सब कुछ तो है यार, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। और जहाँ तक कि स्कोप के बारे में है, मैं ये बोलना चाहूँगी कोई भी फील्ड बुरा नहीं है अगर आप उस फील्ड में एकदम परफेक्ट हो। आप ऐसे ही जाइएगा BDS में जस्ट अरे MBBS नहीं मिला तो चलो ये कर लेते हैं, ऐसे जाओगे तो फिर तो बर्बाद है। ऐसा जाओगे कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मुझे मज़ा आएगा, मुझे सर्जरी करने को मिलेगा, मुझे मेडिसिन पढ़ने को मिलेगा, मुझे जो कुछ भी चाहिए था एज अ मेडिकल स्टूडेंट वो सब कुछ मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्टिंग लगती है ना ये चीज़ें तब जाइए, ठीक है। और पता नहीं क्यों मैं और मैं ये से हवा में बात नहीं कर रही, कुछ मेरे जान पहचान में कुछ लोग BDS कर रहे थे, तो मैं उनसे बात की, मैंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता था कि गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं जब इस फील्ड में आई तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आप उसमें एकदम 100% अपना देते हो और पूरा अच्छे से सीखते हो ना चीज़ों को, तो फिर आपको उस चीज़ में कोई फेल नहीं कर सकता। और जहाँ तक स्कोप की बात है तो एक बात बताओ, जिस तरह से हमारा इंडिया डेवलप होते ही जा रहा है, तो अगर हम लोग इस साल जाते हैं तो ऑब्वियसली 5 ईयर के बाद कितना ज़्यादा और डेवलप हो जाएगा, अवेयरनेस कितनी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इस सब चीज़ों की भी स्कोप बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी ना है। और स्कोप की बात जहाँ तक बात है, मैंने ऐसे डेंटिस्ट के पास में गई हूँ जहाँ पे ना एक दिन पहले जाके हमें नंबर लगाना होता है कि भैया हम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसी बात मत करो। ऐसे भी मैंने डॉक्टर देखे हैं, MBBS डॉक्टर देखे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत बुरी है, क्योंकि वो शायद उतने अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए। सिर्फ डिग्री हो जाने से थोड़ी ना हो जाता है, डिग्री डजंट मैटर समटाइम्स। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, कि डिग्री ठीक है MBBS लगा दिया बोर्ड पे, अगर मैं मैंने किसी MBBS डॉक्टर के पास गई, अगर वो मेरे प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पाया तो शायद मैं अगली बार उसके पास ना जाऊँ। दिस इज़ द थिंग, ये रियलिटी है। हमें हमारा नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, कैसे लोगों को ठीक कर पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होती है एक मेडिकल फील्ड के अंदर। क्योंकि यहाँ से किताब पढ़ लिया और 9 to 5 जॉब है, ऐसे चल मार्केट वैसा तो नहीं है ना यहाँ। तो इस हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्कोप का मैं इतना नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैंने जॉब तो करके नहीं देखा, लेकिन मैंने पता किया है। मैंने अपने कुछ सिस्टर लोग से जो मुझे जान पहचान में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा है। उसके बाद BDS का MDS का है, आप प्रोफेसर बन सकते हो किसी कॉलेज के अंदर, आप मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना, आगे बहुत कुछ में जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, तुम में अगर काबिलियत है तो दुनिया तुम्हें पूछेगी, अगर तुम्हें काबिलियत ही नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके घूमोगे तो चाहे तुम MBBS ही कर लो, आपको कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो, काबिलियत लाइए अपने अंदर, और मुझे लगता है कि वो हेल्प करता है। और बस देखो अभी क्या है ना, अभी जब किसी चीज़ में घुसते हैं हम लोग
तो क्योंकि हमने हमेशा क्या सुना है, MBBS MBBS MBBS, भाई साहब सिर्फ MBBS ही सुना है, इससे ज़्यादा ना इससे कम। लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट BDS में बस इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा MBBS नहीं मिला तो ठीक है ये कर लेते हैं। इस थॉट में जाने वाले हमेशा खुद को कोसते रहते हैं क्योंकि उसको करना वो था, ये में चले गए। बट अगर इंटरेस्ट आ रहा है ना, मैं जब इसके सब्जेक्ट्स देखी, मैं इसके बुक वगैरह मैंने देखा, तो और सबसे बड़ी बात लगभग चीज़ें सेम ही तो होती है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डेंटल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो MBBS वाले पढ़ते हैं वो भी पढ़ना पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ता है मेरे हिसाब से। तो अभी कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें जब जाऊँगी तभी बता सकती हूँ। बट मेरे हिसाब से कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता, और ये भी एक डॉक्टर है, ये भी सर्जरीज करते हैं। बहुत सारा इस फील्ड में भी है चीज़ें जो शायद लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, इसलिए लोग इसके बारे में बोलते हैं कि फ्यूचर नहीं है नो। तो मुझे तो यही लगता है। आई रियली होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और भी आप रिसर्च कीजिए, किसी की बातों पे मत जाइए, रिसर्च कीजिए सारा और फिर चुन लीजिए। तो बस ये था। तो इसी के साथ आज का ये नीट सैटरडे सवाल वाला एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।